अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। अभी 45 मिनट्स की क्लास होती है, तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और ये आज का लेक्चर फर्स्ट है। इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें मैं उनको हम कवर करें। तो इसके अंदर बस ये कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट एज अ वी क्या काम करता है और उसका क्या रोल होता है, इसके बारे में हम जो है जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम हमारी कंपनी है, हम उसके बारे में जानेंगे कि हमारी कंपनी जो है वो क्या करती है। तो हमारी कंपनी जो है वो कोर्सोल है, जो पिछले 18 साल से वर्किंग कर रही है एज अ सॉफ्टवेयर हाउसेस, और मुख्तलिफ जो है आपका प्लेटफॉर्म पे इनका काम है ई कॉमर्स चीज़ें प्रोवाइड करना। और इसके अलावा जो है बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिनमें .NET, गेमिंग, आईफोन, एंड्रॉयड और फर्दर इन पे जितनी भी ई कॉमर्स की साइट्स हैं, ई कॉमर्स होते हैं प्लेटफॉर्म्स, उनको प्रोवाइड करना ये कोर्सोल का काम है। और इसका जो मेन टारगेट है वो मेन टारगेट ही जो है ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग, इसको ऊपर लेकर आना था। कोर्सोल का जो मिशन है 2024 तक के, तो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जितने भी रिसोर्स हैं, उनको ग्रोथ करें और उनको आगे लेकर आए। आगे लेके आने के बाद इसके अंदर जो है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दे कि ये है क्या, और इसके अंदर जो हम चीज़ें लेकर आ रहे हैं एज आ टेक्निकली, उसके बारे में बताएं कि सेक्शन टाइमिंग पे हम बिल्कुल करंट रहेंगे। इंशाल्लाह जो हमारी जो टाइमिंग हम दी जाएगी उस पर आएंगे। हम रिस्पेक्टफुल रहेंगे क्लास में टीचर्स के साथ। हम प्राइवेट मैसेज वैसे ना करेंगे। हाँ, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो इसको अलाउ नहीं है आपको। इरेलीवेंट मैसेज ना हो, फ्रस्ट्रेट मैसेज ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे लड़ाई या बदमज़गी का मामला हो। रिस्पेक्टेड रिपीट सेक्शंस देखा जाएगा। अगर किसी की कोई चीज़ नहीं हो रही क्लियर तो फिर उसको बता दी जाएगी, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस को उसको में समझाया जाएगा। इसके अलावा 1 आवर सेक्शन है, लेकिन जूम जो है अलाउ करता है 45 मिनट्स पे, और इसके जो पेड वर्जन्स होते हैं फिर वहाँ पे वो आवर्स पे जाता है। लेकिन अभी हम अनपेड कवर कर रहे हैं, तो 45 मिनट्स का ये अलाउ होता है सेक्शन इसका, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो QA सेक्शन होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर, वो हमारे जो है ग्रुप के अंदर होंगे। आप अपने सवाल को ड्यूरिंग क्लास नोट पैड लेकर उसको राइट डाउन कर लें, और जो भी हो आप उसको राइट डाउन करके ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा काम वर्क हार्ड है, ऑलवेज आपको करना है, अच्छा करना है और अच्छी क्वालिटी पे रखना है। आप कोशिश करें कि आपको जो मेंटोर जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है अपनी नॉलेज, तो उसके ऊपर आपने उस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करते हुए वर्क करना है। इसके अलावा जो है आपने जो है अपना जो भी चीज़ है, अगर आपको जो पसंद आ रही है पूछनी, तो आप वो पूछ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अमेज़ॉन कोर्स करके जो हम कोर्स करेंगे, तो हम उसको करने के बाद हम किस हमारे में क्या काबिलियत पैदा होगी और हम किस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, तो वो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि हम अमेज़ॉन अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ये कोर्स करके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मुख्तलिफ रिसर्च टूल्स, टूल्स जो हैं। बेसिकली जब हम अमेज़ॉन पर आते हैं, तो अमेज़ॉन के लिए हमें 2 टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें जनरल स्काउट होता है और हीलियम 10 होता है, जिसके बारे में इंशाल्लाह फर्दर आप लोगों को बताया जाएगा और उसके बारे में पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो चीज़ करके हम प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, ये सारी चीज़ें हम उन टूल्स को रखते हुए हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक अच्छी सर्विस अपने क्लाइंट को या कस्टमर को दे सकें, या हम अपनी ब्रांड जब निकालें तो हम उससे अच्छा जो है जो प्रोडक्ट है विनिंग, उसको सर्च कर सकें। इसके अलावा हम ऑर्डर फुलफिलमेंट टास्क होते हैं, हम वो कर सकते हैं, जिसे FBM और FBA, ये आगे मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कहलाता है और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कहलाता है। ये दोनों टाइप से इंशाल्लाह आपको फर्दर बताई जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना जानें कि ये करने के बाद हम कितने काबिल हो जाएंगे कि हम किस चीज़ को कवर कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं एक अच्छी सर्विस कस्टमर को, जैसे अमेज़ॉन कस्टमर क्लाइंट को, सही ना। इसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम क्लाइंट को सर्विस के साथ साथ उसको वो भी चीज़ें दे सकते हैं, लाइक जैसे रिटर्न्स, रिफंड्स, हैंडलिंग,
और कस्टमर सर्विस वगैरह। मैनेजमेंट जो है ये बता रहे हैं, जो अमेज़ॉन लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि इसको ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं और वो लिस्टिंग करते कैसे हैं और इसकी ऑडिट कैसे होती है। तो इस बारे में भी आप ये सीख के इस काबिल हो सकते हैं कि ये भी एक अलग सर्विस है। एक्चुअली अमेज़ॉन में जो सर्विसेज हैं वो सब, अब अमेज़ॉन का जो प्राइवेट लेवल है ये बहुत बड़ा है। अभी हम 2 महीने में सिर्फ प्राइवेट लेवल कवर करेंगे, ठीक है। इस प्राइवेट लेवल में हमने ये जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट रिसर्च या हंटिंग या लिस्टिंग या सोर्सिंग, ये अलग अलग स्किल्स हैं। ये हम एज अ गिग बना के फाइवर पे या अपवर्क पे उसको हम आगे किसी क्लाइंट को, कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ये मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बताऊँगा। इसके अलावा हम जो है इसमें एक चीज़ आती है कि अगर हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अगर रैंकिंग नहीं कर रही है, आगे नहीं जा रही है या हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम पीपीसी चलाते हैं, पेपर के लिए। तो इसके बारे में भी फर्दर इंशाल्लाह आप लोगों को बताया जाएगा कि इसके लिए प्रोडक्ट जो है लॉन्च कैसे करते हैं और रैंकिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम किस तरह अपवर्क और फाइवर पर अपने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस देके हम इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि स्टूडेंट्स के पहले लर्निंग करें और उससे पॉलिश हो जाए क्वालिटी लैब के अंदर, और फिर अर्निंग करें। 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि लेक्चर लेता है और उसके बाद वो जाता है, अपना काम करता है, अपने कामों में मशगूल होकर हो जाता है, उससे कोई प्रैक्टिस नहीं होती। और एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो लेक्चर लेने के बाद अपने काम 1-8 घंटे में निपटाता है और उसके बाद वो उसकी प्रैक्टिस करता है। तो उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इन दी एंड जब कोर्स की ड्यूरिंग वो जो सेकंड वाला होता है वो विन करता है, और वो क्या करता है कि क्लाइंट भी विन कर लेता है, वो अपनी तमाम चीज़ें एक्यूरेटली कर लेता है और इस तरह से वो एक बहुत बेहतरीन सर्विस प्रोवाइडर वर्चुअल असिस्टेंट बन जाता है। जो पहला वाला होता है वो बीच में रह जाता है और फिर वो कहता है मुझे समझ में नहीं आया, या जो है अपना मेरा कोर्स है वो बीच में रह गया। फिर उसके एक्सक्यूज़ होता है, तो वो उसका रीज़न यही होता है कि वो उस चीज़ को फॉलोअप नहीं करता, वो उस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। तो ये मेन चीज़ होती है जो कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखें। एज अ मेंटोर जो है वो अपनी तमाम नॉलेज वो चाहता है कि उसका हर स्टूडेंट जो है वो एक अच्छा जो है बेहतरीन किस्म का जो है उसके तालिब इल्म बने। बट जो तालिब इल्म होता है वो वही बदगुमानी करके अपने आप को पीछे कर लेता है। हालांकि कोई भी मेंटोर नहीं चाहता कि उसका तालिब इल्म पीछे रहे। आगे बढ़ते हैं। अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट जो कोर्स है, इसके अंदर हम जो यहाँ के बानी हैं, जो यहाँ के CEO हैं, उसके बारे में जानेंगे। वो कौन है, सही है। तो ये जेफ बेज़ोस हैं, ये इन्होंने अपनी जेफ ने जॉब जो है क्विट कर दी थी 1994 में, सही है। और ये सेटल हो गए थे वाशिंगटन के अंदर, USA की कंट्री सिटी में, और वहाँ इन्होंने एक छोटा वर्चुअल बुक स्टोर स्टार्ट में 1994 में। और उसके बाद इन्होंने कुछ अपने एम्प्लॉय वगैरह भी रखे, बट इसमें कुछ ऐसी भी सॉफ्टवेयर साइट्स बनाई जिसमें इन्होंने अपने Amazon.com के नाम से APIs बनाई। और 1995 में इनका पहला बुक जो है वो सोल्ड हो गया, सही है, 1995 में। इसके बाद इनकी अभी जो मौजूदा नेट वर्थ है वो 132.8 बिलियन $, है, जो कि एक बहुत बड़ी इनकी कामयाबी थी अभी तक की। तो और इनकी एजुकेशन जो है इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 1982 में मियामी से मैकेनिकल सॉफ्टवेयर, तो उसमें इन्होंने जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सब चीज़ें की। तो ये इन्होंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था 1994 में स्टार्ट किया था, और आज पूरी दुनिया में इनका नाम है और पूरी दुनिया में इनका हिस्सा है। इसके अलावा जो ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे कॉमर्स और ई कॉमर्स की क्या चीज़ होती है, और इसके अंदर जो है हम ई कॉमर्स में कितनी टाइप्स होती हैं। जैसे B2B होता है, B2C होता है और C2C। अभी क्या चीज़ होती है ये आगे फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे, और ई कॉमर्स वेबसाइट को हम किस तरह से लेते हैं इसके बारे में भी जानेंगे इंशाल्लाह। तो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो इसके दो मेन फोकस होते हैं, वो ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे जो वर्क करता है, जो BA होता है। कॉमर्स जो है बेसिकली जो शॉप्स होती हैं, हम दुकान पर जाते हैं, वहाँ जाके चीज़ें हम ख़रीद रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, परचेज़ कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ कॉमर्स कहलाती है।
ठीक है। और इसके अंदर कॉमर्स में हम जो है ये बहुत सारी चीज़ें जो फिज़िकली होती हैं, जिसमें आपको दुकान को लेना होता है और उसके बाद आपने वहाँ पे एम्प्लॉय रखने होते हैं, उसके बाद आपने वहाँ का बिजली का बिल देना होता है, और इसके अलावा आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एज अ कॉमर्स पे वर्चुअली आपने देखनी होती है। लेकिन ई कॉमर्स में आपको सिर्फ 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक इंटरनेट, एक आपकी अपनी ई कॉमर्स की ऑनलाइन शॉप, और तीसरा आपके पास जो है ना टाइम डेडिकेटेड। तो ये 3 चीज़ें आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा आपका कोई एक्सपेंसिव नहीं होता। तो कॉमर्स और ई कॉमर्स का यही मकसद है कि हम ई कॉमर्स में ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं और कॉमर्स में हम वर्चुअल वर्क कर रहे होते हैं एज अ शॉप। इसके अलावा जो है इसमें अच्छा ये भी जान लेते हैं कि ये जो ई कॉमर्स है, इससे हम चीज़ें सोल्ड करते हैं या परचेजिंग करते हैं, और इसमें मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं, फीचर्स होते हैं, और इन फीचर को भी हम जानेंगे। सही ना, ये फीचर्स क्या होते हैं और इसका जो एक ग्लोबली वर्क क्या होता है, और इस ग्लोबली वर्क और लोकल वर्क इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सही ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि एक बंदा है, उसकी दुकान है, शॉप है, वो लोकली काम कर रहा है, और दूसरा कोई उसका दोस्त उसके पास जाता है, उसको बोलता है कि आपकी ये जो मार्केट है, जो आप लोकली वर्क कर रहे हो, क्यों ना आप इसको ग्लोबली वर्क करो। तो वो कहता है कि हमें किस तरह इसको कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि अमेज़ॉन पर आप अपना एक सेलर सेंटर लेकर इसको अपनी जो प्रोडक्ट है उसको अपनी एक ऑनलाइन शॉप बना के अमेज़ॉन पे आप दे सकते हो एज अ प्राइवेट लेवल या एज अ होल सेल। अच्छा, तो वो कहता है ठीक है, और इस तरह वो वहाँ पर रजिस्टर्ड होके एज अ ग्लोबली जो है सारी चीज़ों पर आ जाता है और एक बेहतरीन वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये इसके मेन फीचर हैं। इसके अलावा इसके और भी चीज़ें हैं, जैसे पेमेंट मेथड है। पेमेंट मेथड में ये एक अच्छा इसका सिस्टम है कि जब कोई कस्टमर आता है, चीज़ परचेज़ करता है, परचेज़ करने के बाद प्लान चूज़ करता है, प्लान चूज़ करने के बाद वो देखता है कि इसको कौन सी चीज़ इसके अंदर जो इसके कवर हो रही है, और उसके बाद वो अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से वो चीज़ वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता है। तो ये पेमेंट मेथड कहलाता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में मैंने आपको बताया था, B2B बिज़नेस टू बिज़नेस कहलाता है, B2C बिज़नेस टू कंज्यूमर कहलाता है या कस्टमर कहलाता है, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे ये जो दो मेन हैं, B2B और B2C, इन दो पे फोकस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम इसको देखेंगे। इसके अलावा हमारा जो है जो मेन चीज़ है हम इसको कवर करेंगे। C2C भी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। ये कस्टमर टू कस्टमर हम क्यों वर्क करते हैं। एक्चुअली होता ये कि आपने अली बाबा का नाम सुना होगा। अली बाबा बेसिकली B2B बिज़नेस टू बिज़नेस प्लेटफॉर्म है। अली बाबा पे होता ये है कि वहाँ पर कस्टमर जाता है और वहाँ पर सब सप्लायर से अपने काम करवाता है। तो जो कस्टमर होता है या जो क्लाइंट होता है या जो क्लाइंट का VA होता है, तो वो जो है वहाँ से सप्लायर को हायर करके वहाँ से जो उसकी प्रोडक्ट होती है उसके बारे में उसको बताता है और वो वर्क कराता है। ये चीज़ B2B कहलाती है, बिज़नेस टू बिज़नेस। ठीक है, इसके अलावा हम एक साइट को देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अली बाबा पे जाते हैं। अली बाबा पे हमने किसी सप्लायर को हमने चूज़ किया और वहाँ पे जैसे एक जो पीस है वो 0.50 सेंट से लेकर $1 तक का है। तो वहाँ पे ये बल्क में होती है। बेसिकली अली बाबा पे जो परचेसिंग होती है बल्क में होती है, यानी कि क्वांटिटी में होती है कि मिनिमम ऑर्डर जो है कम से कम 500 पीस होंगे तो इसके अंदर आप वो चीज़ जो है परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक दो के लिए वो अलाउ नहीं करते हुए। तो ये एज अ होलसेल भी कहलाता है ये, और आप इसको जो है लेके एज अ होलसेल वर्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ B2B कहलाई है। हमने क्लाइंट आया या कस्टमर है या VA है, वो आपसे जो है इसका सप्लायर से कांटेक्ट करके आप इस पर वर्क कर रहा है, यानी B2B वर्क कर रहा है। अच्छा, B2C क्या होता है भाई? B2C बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर ख़रीदता है उससे और उसको जाके वो सेल करता है। लाइक जैसे ये है दराज डॉट पीके, इसमें कस्टमर जो है आता है उससे ख़रीदता है, बिजनेस यानी कि उसका बिजनेस से ख़रीदता है
और उसको बेच देता है, बिजनेस को कस्टमर को बिजनेस भी ले रहा है, वो बिजनेस भी कर रहा है और कस्टमर को भी दे रहा है ये। तो ये B2C, बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर है। C2C बेसिकली जैसे OLX है, कस्टमर टू कस्टमर है। कस्टमर जो है यानी हम खुद ही अपनी जो प्रोडक्ट है वहाँ पर जाके वेबसाइट पर लगाते हैं। लाइक जैसे ये सोफ़ा सेट है, हमने इसको लगा दिया और अब जो है एक और कस्टमर आया, मैं भी कस्टमर हूँ और जो दूसरा है वो भी कस्टमर है, तो वो उसको जो है ना लेके जा रहा है। तो ये C2C वर्क कहलाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी फर्दर जो भी सवाल होंगे, जो आपके क्यूए है होंगे, वो आपने एज अ ग्रुप में इसको पूछना है। तो ये मेन पार्ट है जो कि हमने इसको देखना होता है, B2B, C2C और B2C। इसके अलावा जो है इसमें यहाँ पे जो 3 टाइप्स हैं, B2B, B2C और C2C, इसमें 2 पार्ट हमारे लिए जो मेन वर्क करते हैं एज E-कॉमर्स, वो ये है जो स्टार्ट में हमने इसको कवर करना है। आगे देखते हैं, आगे जो है इसका क्या है ऑब्जेक्टिव E-कॉमर्स के 3 मेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको पहले बताए। रिड्यूसिंग और मैनेजमेंट कॉस्ट, एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि हमें रिड्यूस करना है अपनी कॉस्ट को। ऑब्वियसली जब हम कोई प्लांट लगाने जाते हैं या कोई हम अपनी शॉप बनाने जाते हैं तो उसके लिए हमें रेंट भी देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा, सैलरीज देनी पड़ेंगी, एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी और हम अपनी जो प्रोडक्ट है उस पर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे जितना कि हम इन चीज़ों पे कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी सेल डाउन हो जाएगी। तो असल जो हमें समझ करना है, गेन करना है अमेज़ॉन पर, अपनी सेल को हमने जो है गेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और E-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन शॉप होती है, उसके अंदर हमें जो ज़रूरत है एक E-स्टोर यानी एक ऑनलाइन शॉप की ज़रूरत है, हमें एक वेयर हाउस की ज़रूरत है और इंटरनेट और लैपटॉप की ज़रूरत है। सही है। वेयर हाउस तो अमेज़ॉन का अपना है, जहाँ से हम अपनी प्राइवेट लेवल पर जो हमारी प्रोडक्ट है उसको हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे USA में है तो वो वहाँ पे इसको हम रखवा देते हैं, ये वेयर हाउस है। तो इसीलिए 4 चीज़ें नीड है, तो इसमें कॉस्ट भी कम है और एक आपने जस्ट वेबसाइट में जो है क्रिएट करनी है या इसके लिए अमेज़ॉन की ही वेबसाइट पे आपने जाके सेलर सेंटर पर वर्क करना है और इंटरनेट आपको चाहिए, लैपटॉप चाहिए, दैट्स इट। और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उसको फर्दर अपनी जो रिड्यूसिंग जो मैनेजमेंट कॉस्ट है इसको बढ़ाएं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसके अंदर कि हम अपनी जो कॉस्ट है मैनेजमेंट की उसको किस तरह से कवर करेंगे। और कवर करने में जो मेन चीज़ होती है, जो कंज्यूमर जो कस्टमर होता है वो ऑनर से किस तरह से रिलेशनशिप बनाता है। सही है। इसमें जो बेसिक चीज़ है हमने डायरेक्ट लिंक बनाना होता है। सही है। डेवलपमेंट बिजनेस रिलेशनशिप का मकसद ही यही है कि जो कस्टमर है वो ऑनर के थ्रू एज ऑनलाइन E-कॉमर्स पे आके उससे कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद उसकी इंक्वायरी जो है एज VA वो जो है VA देखता है, जिसको क्लाइंट ने एज VA हायर किया हुआ है। इसके अलावा जो है जब वो इंक्वायरी कंप्लीट होती है तो उसको फर्दर ईमेल चली जाती है और ईमेल जाने के बाद उसकी जो पेमेंट होती है वो स्टोर में आ जाती है। स्टोर में आ जाने के बाद उसकी पेमेंट को पैक किया जाता है और पैक करने के बाद उसके मकाम तक पहुंचा दिया जाता है। तो जिसकी वजह से क्लाइंट यानी कंज्यूमर और ऑनर इन दोनों का एक रिलेशन बन जाता है, जिसको बिजनेस डेवलपमेंट रिलेशंस कहते हैं। और इसमें ये भी मेन चीज़ है कि कनेक्शन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑब्वियसली किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब हम वर्क करते हैं तो उसमें कनेक्शन बन जाते हैं, और कनेक्शन का जो सिस्टम होता है उसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर कोई शख्स जैसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 3 के समझ में आ गया और 2 के नहीं आया, तो उसने फ़ौरन से मैसेज करा कि यार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो ये इनका एक कनेक्शन बन गया। उससे पहले वो एक दूसरे को नहीं जानते थे,
तो कनेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई और उन्होंने अपनी नॉलेज को बिल्ड करना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ हमारी बिजनेस प्लेटफॉर्म पर आ जाती है कि क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट और कस्टमर, उसका जो रिलेशन है एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो ये मेन चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या इसमें हम कवर कर सकते हैं। जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है कि आप एक कस्टमर को बेहतरीन सर्विस दें। अपनी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके सवाल का, जो भी सवाल है उसका जवाब दें, उसके लिए उससे पूछें और जो भी उसकी क्वेरी है उसको आपने रिजॉल्व करना है। और उसके एज अ टिकट के तौर पे या आपने या तो उसी वक्त करना है या बाय ईमेल इसको आपने सेटिस्फाई करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के इस चैप्टर में। और ये सर्विस जो है, अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा तो मेन चीज़ ही कस्टमर है। क्लाइंट के लिए जो मेन चीज़ है वो है कस्टमर। तो फिर एक कस्टमर है, उसका उसके बाद जब फीडबैक गुड गया तो वो ऑब्वियसली सेकंड को बताएगा कि फलाना जो है स्टोर जो है वो बहुत अच्छा है, वहाँ से मैंने कम्युनिकेशन किए, उनके जो है अपना रिलेशंस भी अच्छे हैं, उनसे बातचीत का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो भी अच्छा है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है? तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो मेन जो चीज़ है, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना एज अ कस्टमर को, एज अ वी ए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बात होती है। लेकिन यूजुअली लोग जो है इस चीज़ को फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से होता ही है कि क्लाइंट या जो है अपना जो आपका कस्टमर है वो चला जाता है और उससे जो है आपके रिव्यूज़ जो है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी ब्रांड की जो रिव्यूज़ है उसके बारे में वो चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मायने रखती है। और इसके अलावा जो है उसमें एक चीज़ ये है कि इसको फोकस करना चाहिए, इसको मेन चीज़ जो है इसको फोकस रखना चाहिए। और इसके बारे में जो है जो है आप सबसे पहले तो ये कि आप एक होमवर्क कर लें अपना। जिसका जितना अच्छा होमवर्क होगा वो उतनी अच्छी सर्विस या उतने अच्छा वर्क कर सकेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अच्छी सर्विस देने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि ये रिव्यूज़ का बड़ा अमल दखल है इस चीज़ में। और प्रोडक्ट के रिव्यूज़ जितने अच्छे होंगे, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल पे बहुत असर पड़ेगा। और आपने जैसे कोई एक बंदा है उसको रिकमेंड किया है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इससे होता ये है कि एक अच्छा सामने जो है रिज़ल्ट आता है और आपकी जो सेल है वो बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने मद्देनज़र रखना है। और कस्टमर जो है जब आता है, परचेज़ करता है अपनी कोई भी प्रोडक्ट, और एक परचेज़ करने के बाद वो एक अच्छा रिव्यू देता है और टाइमली रिस्पॉन्ड भी देता है। और इसमें आपने इसके जो आंसर है, हर आंसर की क्वेरी को आपने एज अ वी ए के तौर पे उसका जो है जवाब देना। तो इससे होता ये है कि वो जो कस्टमर है या आपका क्लाइंट है वो हैप्पी हो जाता है और उसका फीडबैक दूसरों को चला जाता है और वो आपकी एज अ मार्केटर, इन्फ्लुएंसर मार्केटर बन जाता है। और वो फिर बताता है कि भाई फलाना आदमी है, फलाने का स्टोर है या इसका ये शॉप है, ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया है, वहाँ से मुझे बहुत अच्छा मिला है। और इस तरह से वो फेमस होते होते उसकी एक गुडविल मार्केट बन जाती है। और जिसकी वजह से ये भी सेल को बढ़ाने का एक बहुत ही अहम जुज़ है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे इसके अंदर कोई कन्वीनियंट और यूज़र फ्रेंडली ये वर्किंग करते हैं। तो इसमें इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, आपकी वेबसाइट जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो कि क्विक हो, कन्वीनियंट हो और यूज़र फ्रेंडली हो। सही है ना? आप बस उसमें जो कस्टमर आता है या क्लाइंट आता है वो उसको क्लिक करेगा, ये नहीं कि अब वो जो है ना ब्राउजिंग हो रही है तो हो ही जा रही है, घूमे जा रहा है वो और वो बोर होकर चले गया, ऐसा नहीं। तो कोशिश ये करना है कि जो हम साइट बनाएं वेबसाइट, वो जो है वेबसाइट बहुत ज़्यादा लाइट हो। इसके अलावा आपका जो इसमें जो मेन चीज़ है यूज़र फ्रेंडली, वेबसाइट में यूज़र फ्रेंडली हो और लोडिंग होने का कोई मसला ना हो, कस्टमर आराम से अपनी जो चीज़ें हैं वो लीव कर सकता हो, वेबसाइट से ख़रीद सकता हो। अगर कोई ऐसा मामला हुआ कि वो लोड हो रहा है तो इससे होता ये है कि फिर आपका जो कस्टमर क्लाइंट है वो कम हो जाता है और फिर कोई आता नहीं है। तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ बनाएं उसको यूज़र फ्रेंडली पर रखें। इसके अलावा सेल को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं वो बतानी पड़ती हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि पीपीसी चलाते हैं सेल को बढ़ाने के लिए, पेपर क्लिक चलाता है और इसके बारे में मैं आपको फर्दर इंशाल्लाह आगे बताऊंगा क्लासेस में। कूपन्स लगाए जाते हैं डिस्काउंट के लिए 20%, 50%, 80%। इस तरह से कूपन्स को लगा के सेल इंक्रीज़ की जाती है। अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लाया जाता है जैसे अमेज़ॉन पर, और इसी तरीके से इसमें जो है बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको हम सेटल करते हैं और इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें उनको सेट किया जाता है। इसके अलावा जो है इंक्रीजिंग सेल के लिए जो मैंने बताया आपको, डिस्काउंट कूपन लगा देते हैं। डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद मार्केट प्राइस के मुताबिक हम प्रमोशन देते हैं और अपनी सेल को इंक्रीज़ करा देते हैं। ठीक है, इसमें ये मेन चीज़ है। इसके और बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हमें इसको आगे फर्दर कवर करना है और जिसमें जो है अपना ई कॉमर्स का ये एक मेन 5 मेन ऑब्जेक्ट जो कि हमने इसको देखे हैं। जैसे रिड्यूस ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट देखी है हमने, जो है पढ़ा है डेवलपमेंट बिजनेस रिलेशनशिप कैसे जो हम बनाते हैं, बेटर कस्टमर सर्विस हम कैसे दे सकते हैं, क्विक कन्वीनियंट एंड यूज़र फ्रेंडली हम कैसे वर्क कर सकते हैं, और इंक्रीजिंग सेल जो है वो हम किस तरह से आगे हम जो है फर्दर वर्क कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक मेन चीज़ है। और यहाँ ठीक है, तो ये एक मेन चीज़ है। एक मिनट, तो स्टूडेंट हमने जो है जो अभी चीज़ें कवर करी हैं उसमें हम 5 मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिसके बारे में हमने जानने की कोशिश की है कि रिड्यूस ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट वो क्या चीज़ है, सही ना। जिसमें मैंने बताया कि रेंट, बिल, सैलरीज कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें होती हैं जिसमें कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम सेल पर नहीं आते और हमारी सेल डाउन हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम ई स्टोर बनाते हैं, अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, तो उसमें हमें 3 मेन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो इंटरनेट, और एक हमारा लैपटॉप, एक वेयर हाउस, और दूसरा हम अपना टाइम इस पर जो है डेडिकेट करते हैं। इसके अलावा हमने ये जानने की कोशिश की कि जो है हम बिज़नेस रिलेशनशिप को किस तरह से कवर कर सकते हैं और किस तरीके से हम एज अ बिजनेस रिलेशनशिप कंज्यूमर टू कस्टमर ऑनर हम कैसे बना सकते हैं। एक बेटर कस्टमर सर्विस देकर हम किस तरह अपनी सेल को आगे जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्लाइंट या कस्टमर का रिव्यू आता है, और जितना अच्छा रिव्यू होगा आपका उतनी सेल, उतनी प्रोडक्ट पर असर पड़ेगा। इसी तरह क्विक कन्वीनियंट और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए, लोडेड नहीं होनी चाहिए। अगर लोडेड वेबसाइट होगी तो आपका जो कस्टमर है वो चले जाएगा बोर होकर, और आपका फीडबैक और आपका जो गुडविल है वो ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा आपको सेल करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए मुख्तलिफ कूपन्स का सहारा लेना पड़ेगा और कैंपेन का सहारा लेना पड़ेगा जिसको पीपीसी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके कुछ फीचर्स जो कॉमर्स के हैं, लाइक जैसे कोई बंदा सियालकोट में रहता है और सियालकोट में वो एज अ सर्जिकल इसकी जो है कंपनी है और उस पर काम करता है, और होता ये है कि वो इधर लोकल बिजनेस कर रहा है और उस लोकल बिजनेस को वो करते करते अरसे से कर रहा है।
सही है। अब उसका एक कोई दोस्त से वो उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि यार आप ये जो सर्जिकल बिजनेस कर रहे हो लोकल, क्यों ना आप इसको ग्लोबली लेकर आ जाओ। वो कहेगा भाई ग्लोबली क्या चीज़ है, वो कहेगा भाई ग्लोबली ये ई कॉमर्स एक स्टोर बनाओ आप। अभी आप कॉमर्स पे वर्क कर रहे हो, अभी आप ई कॉमर्स स्टोर बनाओ और इससे होगा ये कि आप ग्लोबली हो जाओगे। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप हर जगह आप ऐसा ग्लोबली वर्क कर रहे होगे इंटरनेशनली। तो कहेगा यार बेहतरीन है, और इसमें अहम चीज़ ये है कि आप डॉलर में कमा रहे हो। तो वो कहेगा यार तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर वो उस चीज़ को फोकस करेगा, अपनी वही मैनेजमेंट एंड कॉस्ट बनाएगा और अपना एक बजट तय करेगा, और एक अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए वो पूरा एक सिस्टम बनाकर वेयर हाउस में वो तमाम चीज़ें वहाँ तक पाए तकमील तक पहुँचाएगा। अच्छा, उसके लिए आगे FBA और FBM दो फीचर्स आते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी जो मैंने बनाई हुई है वो चीज़ मैं उसी के मुताबिक आपको समझाऊँगा, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ ये कि अगर मैं आगे की चीज़ें बताऊँगा तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें ये चीज़ हो गई ये जो मैंने अभी बताई है कि ऑनलाइन स्टोर के बारे में वो बंदा बताएगा। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट कंपैरिजन प्लान होते हैं जिसमें फ़ीचर्स होते हैं। आप यूजुअली किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने जा रहे होते हो, जैसे कि लेदर शॉप्स है या कोई आपका टी शर्ट्स हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। कोई $10 होता है, कोई $20 होती है। इस तरह से कोई अच्छी क्वालिटी की तो वो $120 का, तो इस तरह से वो एक प्लान होता है, उसको चूज़ करता है बंदा। तो ये भी एक बेहतरीन चीज़ इसमें ई कॉमर्स में ऐड की गई है, जिसमें जो है आप अपने प्रोडक्ट को एज आ पेमेंट थ्रू अकाउंट पे लेके जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। आप उसको इजीली वर्क कर सकते हैं। सही है। मोस्टली वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि रिटर्न पॉलिसी देती हैं। तो ये रिटर्न पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीन्स कि आपको कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है और आपने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो जैसे इसके लिए रिटर्न पॉलिसीज़ होती हैं। दराज होता है, अमेज़ॉन है, इसी तरह और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये दो मेन वेबसाइट्स हैं जो कि रिटर्न पॉलिसी आपको देती हैं 7 डेज़ का। इनमें कोई रीज़न नहीं होता और ये अपने चीज़ें एज आ रिटर्न पॉलिसी के मुताबिक अपने मकाम पर पहुँचाती हैं। जिनमें और भी साइट्स इंटरनेशनल जो ई स्टोर ई कॉमर्स वर्क कर रहे हैं, ईबे भी है, द होम डिपो है, वेलमार्ट है, ये मेन वेबसाइट्स हैं जो कि आपको रिटर्न पॉलिसीज़ देती हैं। इसके अलावा आज जो हमने लेक्चर 1 में कवर किया है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, कॉमर्स और ई कॉमर्स, और इसके हमने फ़ीचर्स पढ़े हैं, इसकी चीज़ें हमने जानी हैं और हमने इसको देखा है कि हम किस तरह से इस पर फर्दर वर्क करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। हम किस तरह कॉमर्स और ई कॉमर्स पे रहते हुए ई कॉमर्स पर हम अपना एक बेहतरीन B2B B2C वर्क कर सकते हैं। हम किस तरह से क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम कितने अच्छे क्लाइंट्स को सर्विस देके उसको हेल्प करके इसके रिव्यूज़ को ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को हम सेल को ऊपर ले जा सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें आपके लिए मददगार साबित होती हैं एज आ वर्चुअल असिस्टेंट सेल आउट में करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप उसको ग्रुप के अंदर आप उसे पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको उसी वक्त या थोड़ी देर में आपको उसका मैं जवाब दे दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ की दरख्वास्त से। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।